डॉक्टर सिक्का मिल जी, बराला। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पर मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आभार। सर्वप्रथम तो मैं सत्ता पक्ष के एक साथी विधायक जिन्होंने 2 दिन पहले एक लिंग भेदी कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, उस पर घोर आपत्ति दर्ज कराना चाहूँगी और साथ ही सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि उनके जो भी शब्द कहे गए हैं उन्हें कार्रवाई से एक्सपंज किया जाए। और शायद यही मानसिकता है बीजेपी सरकार की कि भले ही आपका बजट एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ रही हैं, परंतु आपके तीनों बजटों पर आपकी इस बेटी विरोधी महिला विरोधी सोच की वजह से ना तो लक्ष्मी माता की कृपा हुई है और ना ही सरस्वती माता की कृपा हुई है। सब बजट फेल हैं, जनता को पूरी तरह से आपके बजटों ने निराश किया है और मेडिकल बजट की भी यही हालत है। बजट में एक शब्द का प्रयोग किया गया ज्ञान, जिसमें एन स्टैंड्स फॉर नारी, पर आपकी सरकार ने नारी को सिर्फ एक वोट बैंक माना है, सिर्फ योजनाएं कागजों में हैं, कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आती। और इस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बेटी को जो आंके तराजू में कमतर मानकर, बेटी को जो आंके तराजू में कमतर मानकर उस शासन की नीयत पर प्रश्न उठाना सरेआम होकर, बेटी अगर झुके तो सत्ता को शर्म आनी चाहिए, बेटी अगर झुके तो सत्ता को शर्म आनी चाहिए, जो भेद करे संतानों में वो सरकार बदलनी चाहिए। बहुत सारे आप लोगों ने बार बार विकास के वादे किए, बार बार इस विकास शब्द को इतना ओवर यूज आप लोगों ने किया है कि मुझे लगता है कि ये विकास नाम का जो बच्चा है वो तो बहुत ही अवरुद्ध ग्रोथ का शिकार हो गया है। और आपकी ये जो महिला विरोधी मानसिकता है, मेरा सुझाव है कि आप उसको बदलें और इस विकास का नाम, क्योंकि नामकरण में, नाम बदलने में आप लोग बहुत माहिर हैं, तो इस विकास का नाम एक बच्ची के नाम पर रख दें, उन्नति रख दें, प्रगति रख दें, तो क्या पता आपका भी भला हो और जनता का भी कुछ भला हो जाए। बजट में आपने उल्लेखित किया कि जीएसडीपी 21 लाख करोड़ की, और उसमें हेल्थ सेक्टर को आपने 27,770 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो जीएसडीपी का 1.3% है। केंद्र सरकार ने 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट की थी और उसमें कमिट किया था कि 2025 तक स्वास्थ्य पर जो बजट दिया जाएगा वो जीडीपी का 2.5% होगा। 2025 भी आ गई है और हेल्थ पर जो खर्च किया जा रहा है वो सिर्फ 1.6% है जीडीपी का, बोथ स्टेट एंड सेंटर कंबाइंड। तो ये छलावा, आप यही छलावा 2047 के नाम पर भी जनता के साथ कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, जनता जान चुकी है कि फेल हो चुकी है डबल इंजन की सरकार, और जनता को अब वापस उसी कांग्रेस के इंजन की याद आ रही है जिसने कोविड में इस राजस्थान को बखूबी संभाला और जिस कांग्रेस ने आज़ादी दिलाने से लेकर एक बहुत ही गरीब स्थिति से इस देश को लाकर 21वीं सदी में प्रवेश कराया, डिजिटल एजुकेशन हेल्थ क्रांति लाई, तो उसी कांग्रेस सरकार की जनता को फिर से याद आने लगी है। बात मैं करूं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की, ये हमारी कांग्रेस सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना थी। हमारी सरकार द्वारा आमजन के लिए शुरू किया गया यह एक मास्टर स्ट्रोक था, पर अब इस पर्ची सरकार की बेकदरी ने इस योजना को भी मृत प्राय कर दिया है। एमएनडीवाई में लगभग 1820 तरह की मेडिसिन हैं जिनकी सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरएमएससीएल की है। पर मैं आज आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आज आरएमएससीएल द्वारा इनमें से कितने प्रकार की दवाइयां हैं जिनकी आपूर्ति राज्य भर में की जा रही है और कितने तरह की दवाइयों की सप्लाई आरएमएससीएल द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाने की वजह से उसकी आपूर्ति बाधित है। जिनका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है उसकी सप्लाई का तरीका भी इस सदन को मंत्री महोदय जरूर बताएं। दवाओं की खरीद पूर्व में, जब दवाओं की खरीद कांग्रेस शासन में आरएमएससीएल द्वारा की गई, तब केंद्रीय स्तर पर क्रय ना करने के उपरांत आज ये सरकार स्थानीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज, पीएमओ, सीएमएचओ और सीएचसी स्तर पर
इनकी आवश्यकता होने पर खरीद कर रही है, तो आप इस सदन को अवगत कराएं कि इससे कितना अतिरिक्त भार योजना पर पड़ रहा है, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि RMSCL एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और बहुत ही दर्द के साथ उल्लेखनीय है कि योजना की मूल भावना, MNDY योजना की जो मूल भावना थी कि आम जन को जेब से पैसा ना खर्च करना पड़े, उस व्यक्ति को भी, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इलाज मिले और दवाइयाँ मुहैया हों, तो इस मूल भावना के उल्टा लोगों को जेब से दवाई खरीदनी पड़ रही है, या फिर उन्हें जो कम सुरक्षित अल्टरनेटिव्स हैं वो डॉक्टरों को सरकारी सिस्टम में देने पड़ रहे हैं। मंत्री महोदय, आप, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इनसे, मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप इसमें गंभीरता से संज्ञान लें कि कहां पर भ्रष्टाचार RMSCL में हो रहा है। उच्च स्तर की मिली भगत से आनन फानन में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं फिर से इस चीज़ को एम्फसाइज करती हूं कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए मिली भगत से सारा काम हो रहा है। मन मर्जी की रेट में स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद हो रही है, सरकारी कोष को नुकसान पहुंच रहा है, जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका नुकसान हो रहा है, और जनता के साथ यह एक बड़ा धोखा है। आप लोग ईश्वर के नाम पर वोट लेते हैं, तो ईश्वर देख रहा है कि किस तरह से आप उन्हें सरकार, जो स्वास्थ्य है उनका मूल अधिकार है, वो भी ठीक से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की बात आपने की, पर जब दवाएं ही तरीके से सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हैं, तो ये किस तरह से कारगर साबित होंगे। कैल्शियम जैसी एक दवा जो गर्भवती महिलाओं को पूरे जो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान प्रेस्क्राइब की जाती है, ऐसा एक सप्लीमेंट जो वृद्धजनों को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो भी आपकी इस सप्लाई में अभी अवेलेबल नहीं है। सिरप पैरासीटामोल, सिरप साल्बिटामोल और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, ये जो सिरप्स हैं ये बच्चों के लिए काम में ली जाती हैं। जब यह सरकारी सिस्टम में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो या तो इनके, जैसा मैंने कहा, कम सुरक्षित ऑल्टरनेटिव्स डॉक्टर को देने पड़ते हैं, या मजबूरी में जो मरीज है उसे बाहर से इनकी खरीद करनी पड़ती है। तो इस चीज़ पर आपके मंत्रालय को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि इतनी सुंदर योजना को आपने जो बंटाधार किया है, वो उसके लिए जनता आपको ज़रूर कोस रही है। और एक और खेद का विषय है कि कफ सिरप का जो कांड हुआ था, उसमें केयॉन्स कंपनी की सभी 29 दवाइयों को से प्रतिबंध हटाने में RMSCL ने बहुत ही सक्रियता दिखाई। रेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो ज़रूरी दवाइयों के हैं, एसेंशियल ड्रग लिस्ट में हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, मगर उन दवाइयों पर से, उस कंपनी की दवाइयों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए बहुत फटाफट जल्दबाजी करके उस कंपनी को इन्होंने अनुग्रहित किया। और ये दिखाता है कि बच्चे की मौत, परिवार और सिस्टम प्रभावशाली लोगों के सामने बिल्कुल बेबस है और पैसा जीत जाता है। मंत्री महोदय, आप हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आज ये, मैं राजनीति से ऊपर होकर, परे होकर हम अगर बात करें, तो WHO जो मानक हैं उनका अनुसरण करते हुए राज्य में कितनी PHC, CHC, ट्रॉमा सेंटर्स हैं जहां पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, और वो वेल इक्विप्ड सेंटर्स हैं। मैं अगर मेरे चोमू में कालाडेरा क्षेत्र की बात करूं, तो वहाँ CHC है जो संसाधनों से तो पूर्ण है ही नहीं, पर वहाँ 2.5 साल से हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। वो एक बड़ा एरिया है, बड़ी जनता को कैटर करता है। वहाँ की प्रसूताओं को वहाँ से प्राइवेट सेंटर्स में जाना पड़ता है, या वहाँ से बहुत दूर जो CHC हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये एक सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर है। ट्रॉमा सेंटर्स की हम बात करें, तो ट्रॉमा सेंटर्स को हमने सिर्फ नाम दे रखा है, पर कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं, हम अगर SMS की बात ना करें, टर्शियरी सेंटर की बात ना करें, मेडिकल कॉलेजेस की ना बात करें, तो कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं जहां पर हम पॉली ट्रॉमा का अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। अगर हम इस चीज़ में स्टडी करेंगे तो ज़्यादातर जो ट्रॉमा सेंटर्स हमने नाम के लिए अभी बना रखे हैं, आपने 2.5 साल में उनको वेल इक्विप नहीं किया है, वो सभी ट्रॉमा सेंटर्स, नाम के ट्रॉमा सेंटर्स, सभी मरीजों को टर्शियरी सेंटर्स पे रेफ़र कर रहे हैं और लोग इलाज से वंचित रह रहे हैं। और इसी बीच एक और बहुत ही आश्चर्यजनक न्यूज़ पढ़ने को मिली जोधपुर और जैसलमेर से। न्यूज़ का शीर्षक था, अब डॉक्टर्स भी कुत्ते भगाएंगे।
टीचर्स को आपने पहले इसमें लिया, फिर आप डॉक्टर्स को इसमें ला रहे हैं, तो आपके अधिकारियों को इतनी जिम्मेदारी और इतनी संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि हमारे पास डॉक्टर्स इलाज के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, हमारी CHCs PSCs खाली पड़ी हैं, और आप इस तरह के अगर कोई ऑर्डर्स निकालते हैं तो उसमें उन्हें शर्म आनी चाहिए। कामों में अनियमितताएं और मेडिकल में भ्रष्टाचार क्यों ना हो, मंत्री महोदय जरूर अवगत कराएं कि कितने जिलों में ऐसे CMHOs हमने लगा रखे हैं जिन पर पहले से कोई भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं, जिन पर कोई जांच चल रही है, और जिनको अनुभव और वरिष्ठता इनके नियमों का उल्लंघन करके उच्च अधिकारियों ने अपने निजी लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए वहां पर लगा रखे हैं। अगर जिन लोगों पे पहले से भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और उनको आप ऐसा जिम्मेदार वाला पद देते हैं, तो ये आपकी तरफ से सुनिश्चित करता है कि आप लोगों की भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्तता है। मां योजना, आपने नाम बदल दिया, चिरंजीवी योजना नाम था, हमने बहुत अच्छे से लोगों को इलाज सुलभ कराया, पर आज इस मां योजना की जो शिकायत पोर्टल है उसको आपने बहुत कमजोर कर दिया है। जिस आदमी को कहीं भी इलाज उपलब्ध नहीं हो रहा है, हमारे कांग्रेस सरकार के वक्त में उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, मगर आज लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और अपनी ज़मीनें बेचकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए ज़रा भी गंभीर नहीं है। मां योजना में महिला स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, बजट में कहा गया है कि महिला स्वास्थ्य को लेकर सरकार बड़ी संवेदनशील है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने का टारगेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम करने का टारगेट है, पर तीसरे बजट में भी आप एक महत्वपूर्ण घोषणा नहीं कर पाए। वो घोषणा है गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रसव की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमारी महिलाओं को उनके स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके। सरकारी अस्पताल, सभी जो भी मैटरनिटी अस्पताल हैं, चाहे हम जनाना अस्पताल जयपुर में लें, गणगौरी अस्पताल लें, कांवटिया लें, या फिर अगर हम ग्रामीण इलाकों में CHC PSC की बात करें, तो वो सभी पूरे संसाधनों से इक्विप्ड नहीं हैं, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं वहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। अभी हमने देखा कुछ ही समय पहले रिंगस में भी एक महिला की और उसके बच्चे की मौत हुई, क्योंकि वो वहाँ पर जो CHC थी वो वेल इक्विप्ड नहीं थी, वहाँ पे ब्लड की कोई सुविधा नहीं थी। तो इस प्राइवेट सेक्टर में, इस मैटरनिटी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अहम भूमिका अपनी अदा करता है। आपने बहुत सारे एरियाज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्टेक होल्डर्स बनाया है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी, परिवर्तित बजट में आप ये घोषणा ज़रूर करें कि हमारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपने डिलीवरी करा सकें। ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, क्योंकि बढ़ती बीमारियां हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट्स आजकल बहुत एक साधारण सी समस्या हो गई है। जो हमने, बहुत सारे सदस्यों ने ये चीज़ का सामना किया होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग आते हैं, हर जगह पे किडनी ट्रांसप्लांट मां योजना में उपलब्ध नहीं है। टर्शरी सेंटर्स पे लोग जाते हैं तो वहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति आता है और कहता है कि इलाज तो हमें मां योजना में मिल रहा है, पर उसके अतिरिक्त हमें जेब से कम 3-4 लाख की दवाइयाँ, 3-4 लाख की जांचें करानी पड़ रही हैं। तो इसमें मेरा सुझाव है कि एक बार इस चीज़ को अच्छे से इस पर स्टडी कराई जाए कि मरीज़ को कहाँ पर ये जो सुविधा है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है और उसको जेब से पैसे लोग हम लोगों से आकर बोलते हैं कि आप विधायक कोष से हमें कुछ पैसा जारी कराएं और हमें ज़मीन बेचनी पड़ रही है। तो ट्रांसप्लांट को हम सुगम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक मुद्दा जो महिलाओं का ही है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी जी की जयंती पर 19 नवंबर 2021 को उड़ान शक्ति योजना शुरू की थी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का 2015-16 का सर्वे का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार सिर्फ 47.9% महिलाएं हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल कर पाती हैं।
महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए जो हमेशा कांग्रेस सरकार का महिला स्वास्थ्य एक प्राथमिकता रहा है, हमने उसको प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने ये योजना शुरू की और इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी लेवल पे 11 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने के लिए हमने उनको वादा किया। और बहुत ही शर्म की बात है कि फिर से RMSCL इसमें एंट्री करता है और टेंडर प्रक्रियाओं की जो मैस के कारण या उनके कोई पर्सनल कुछ हितों को देखते हुए या शायद आपकी सरकार की नीयत नहीं है उसको देखते हुए आपने जो सैनिटरी पैड्स की आपूर्ति है उसको सुचारू नहीं रखा। और इस उड़ान योजना पर हम 2 साल से बार बार बहुत सारे सदस्य इस चीज़ के लिए बोल चुके हैं, पर सरकार अपना रुख बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो मेरा आपसे निवेदन और सुझाव है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो लोग मिलकर यह सुविधा नियमित और गरिमापूर्ण रूप से कराएं ताकि लाभार्थियों तक ये लाभ पहुंच सके। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, सरकारी कर्मचारियों को इसने उनके लिए एक बड़ा वरदान ये योजना साबित हुई, पर इसे भी आपकी सरकार ने पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स का एक सैकड़ों करोड़ का पैसा आप नियमित रूप पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कोई नियमितता लगती है तो आप डेफिनेटली उन लोगों पर अपनी कार्रवाई करें, नियम अनुसार जो भी आपकी कार्रवाई बनती है, जो लोग भ्रष्टाचार में या गलत तरीकों में लिप्त हैं। पर जो लोग बिल्कुल क्लियर हैं, उन अस्पतालों को, उन स्टेक होल्डर्स को आपको उनका हित देखते हुए और मरीजों का हित देखते हुए उनका जो नियमित पेमेंट है वो ज़रूर करना चाहिए। और इस चीज़ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी अपनी व्यथा जाहिर की थी, क्योंकि 800 करोड़ से ज़्यादा का जो पेमेंट है वो लोगों का हॉस्पिटल्स का अटका हुआ था और उससे हॉस्पिटल्स ने कहा कि हम लोग RGHS में काम नहीं करेंगे। नुकसान किसका हुआ? आपकी सरकार का नहीं हुआ, नुकसान हुआ उन कर्मचारियों का जिनको इस योजना से बहुत ही सुलभ जो उपचार है वो मिल रहा था। तो मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि सभी लाभार्थियों के हितों को देखते हुए RGHS योजना या माँ योजना उसको देखते हुए अस्पतालों को, स्टेक होल्डर्स को आप वक्त पर उनका जो भी पेमेंट होता है वो करें ताकि ये सुचारू रूप से चालू रह सके। SMS, अभी मेरे से पूर्व वरिष्ठ सदस्य ने भी SMS का जिक्र किया। SMS हमारे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में आता है और खेद का विषय है कि जो MRI सेंटर है, इतने सालों से SMS अस्पताल चल रहा है, पर कोई भी शायद इस पर विचार करने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर जो MRI सेंटर है वो भी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है। तो ये एक खेद का विषय है। IPD टावर की बार बार बात होती है, आपका आधा कार्यकाल पूरा होने पे आया, पर एक कछुए की चाल से उसमें चल रहा है। आए दिन कोई न्यूज़ आती है, कभी उसकी पार्किंग की जो व्यवस्था है कभी वो कंट्रोवर्सी में रहती है, कभी उसके बजट कंट्रोवर्सी में रहते हैं, मगर लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। JK लोन के लिए आपने 500 करोड़ के टावर की घोषणा की और कुछ नई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जैसी ब्रांचेस की भी घोषणा की, तो ये अप्रिशिएबल है, पर निवेदन है कि और घोषणाओं की तरह ये सिर्फ कागजों में ना रहें और इनका क्रियान्वयन जल्दी किया जाए। बजट में कहा गया कि पंचायत स्तर पर आप आरोग्य शिविर आयोजित कराएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को देखते हुए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को देखते हुए और मेंटल हेल्थ को देखते हुए आपने उस पर फोकस करने की बात कही। अच्छी बात है अगर ये हो पाए तो, पर मैं पिछली बजट घोषणा की एक और आपकी घोषणा की बात करूंगी, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत का एक बड़ा सा शगुफा आप लोगों ने छोड़ा था, जो अभी भी हवा में ही है। ना पंचायती राज को इसके बारे में मालूम कि ये योजना क्या है, ना स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए कोई नॉलेज है, इसमें क्या इंडिकेटर्स हैं, कौन इसे मॉनिटर करेगा, कौन इसे देखेगा, इसके लिए किसी को कुछ नहीं पता। वो पिछले घोषणा, आपकी जो बजट घोषणा है उसका भाग थी और अभी भी सिर्फ वो कागजों में है। आपकी सरकार सिर्फ घोषणा करती है, प्रचार करती है और फिर भूल जाती है कि पिछले बजट में क्या था। तो आप इसका क्रियान्वयन अगर कर पाएँ तो अच्छी बात होगी। और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि इस योजना में पिछले साल से अब तक क्या प्रगति हुई उससे ज़रूर आप सदन को अवगत कराएं।
एक सरकार से मेरा सीधा सवाल है कि संविदा कर्मियों के लिए आप लोगों ने पिछले 2.25 साल में क्या किया? स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पिछले कांग्रेस सरकार के समय पूरी हो गई थी। फाइलें तैयार हैं, पात्रता तय है, ढांचा बना हुआ है, बस अंतिम आदेश रुका हुआ था, वो बाकी था जो आपकी सरकार को करना था। आपकी सरकार ने सभी संविदा कर्मियों को अधर झूल में रख दिया है। जिन लोगों ने कोविड में अपनी जान जोखिम में डाल दिन रात ड्यूटी की, आज वो खुद ही अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। तो आप ज़रूर ये अपना रुख स्पष्ट करें कि आप संविदा कर्मियों का शोषण जारी रखेंगे या उन्हें अधिकार देने का भी आपके कोई मंशा है। रेगुलराइजेशन तो बात की बात है, आप तो उनके रूटीन जो मानदेय अभिवृद्धि है आप लोगों ने तो उसे भी रोक रखा है, जिसका नियम है कि सालाना 5% अभिवृद्धि होनी चाहिए। मैं आपका सदन का यहाँ पर ध्यान आकर्षित एक और मुद्दे पर करना चाहूँगी कि NRHM भर्ती को लेकर 18 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट में 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का जो केस लंबित था, उसमें डबल बेंच द्वारा सितंबर 2025 में आदेश दिया गया कि इन लोगों को नियुक्तियां दी जाए, मगर सरकार की इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और ये लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के लिए कोर्ट में जाने को तैयार हैं, मगर सरकार जो भर्तियों की बात करती है कि हमने इतनी भर्ती दी उतनी भर्ती दी, कोर्ट के आदेश के बावजूद आप 2500 नर्सिंग कर्मचारियों को भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। बहुत समय से चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए सभी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पृथक मेडिकल कैडर की बहुत लंबे टाइम से डिमांड रख रहे हैं, पर मुझे खेद है कि आपकी सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। आपके बजट को बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से सजाया गया, तो आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी इसमें घोषित किए हैं। तो एक अवार्ड उन अधिकारियों के लिए भी होना चाहिए जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों से आपके बजट को सजाया, जैसे राज सुरक्षा, राज ममता, CM राइज, पर क्रियान्वयन करने की इन लोगों की कोई भी हमें मंशा नहीं लगती। तो एक अवार्ड तो कम से कम इन्हें देकर आप प्रोत्साहित जरूर करें। बजट में मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई, राज ममता, पर कितना बजट आपने मानसिक स्वास्थ्य के इस फील्ड को दिया है, यहाँ पर इस बजट कितना बजट आवंटित किया गया है, इस पर कोई भी तरह की आपने बात नहीं की। राजमेश की हम बात करें, मेडिकल एजुकेशन पे हम आए, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही व्यथा का विषय है कि आज हम ऐसे डॉक्टर्स बना रहे हैं जो बिना फैकल्टीज़ के कॉलेज से निकल जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं, और वो जब फील्ड में आते हैं तो हमें किस तरह का उपचार मिलेगा। अराजकता होने वाली है आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि अब तक जो लोग बहुत अपने गर्व से कहते थे कि हम डॉक्टर हैं और लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वही लोग अब अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए दर दर भटकेंगे। संसाधनों की कमी से हमारे जो कॉलेजेस हैं वो जूझ रहे हैं। YouTube के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। और धौलपुर का एक मुझे किस्सा सुनने में आया, धौलपुर मेडिकल कॉलेज का, कि एक बैच फार्मा की बिना कोई फैकल्टी हुए उस साल को पास कर लेता है, पर पूरे टाइम में फार्मा की कोई फैकल्टी नहीं आती है। DNB, MCH और DM सीट्स ये बढ़ाने पर आपने विचार किया, पर कम से कम जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है MBBS की, उनकी फैकल्टीज तो आप उपलब्ध कराएं। 2.25 साल में कहीं कुछ भी हमें धरातल पर नजर ही नहीं आता है मेडिकल एजुकेशन को लेकर। रिम्स बिल को पारित करते हैं, पर रिम्स की पिछले 1 साल में, पिछले बजट से लेके अब तक, जब से रिम्स बिल पारित हुआ है उसके बाद से अब तक कहीं कोई प्रक्रिया में हमें स्पीड नजर नहीं आती। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स फर्जी सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, RMC से फर्जी MBBS की डिग्रीज दी जा रही हैं। तो हम किस तरीके की मेडिकल सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे, ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए एक सोचनीय विषय है। नोबल प्रोफेशन है, जिंदगियां बचाने का डॉक्टर्स पे एक बहुत बड़ा भार रहता है। डॉक्टर्स जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है,
डॉक्टर खुद कहते हैं कि भगवान मत मानो, पर आज हम फर्जी लोगों को डिग्रियां देकर, सर्टिफिकेट्स बांटकर, उस पर कोई भी अंकुश ना लगा पाकर हम सभी लोग, हमारी सब लोगों की राजनीति यहां पर फेल होगी। ईएसआई मेडिकल कॉलेजेस में भी एमबीबीएस के जो इंटर्न के छात्र हैं वो लोग अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। मैं चोमू की भी कुछ डिमांड्स मैंने बताया, कालाडेरा में हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैं और एसडीएच में हमारे पास बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जो हमने कट मोशन में भी आपको मंत्री महोदय को दी हैं। तो इसके आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम राजनीति से परे होकर स्वास्थ्य की शिक्षाओं को सोचें और जन स्वास्थ्य सर्वोपरि। 1 मिनट और मैं आखिरी पंक्ति पूरा ज्यादा 5 मिनट और 8 सेकंड हो गया। 25 मैं 2 मिनट पहले घंटी बजाय आपने कहा 25 मिनट है, 5 मिनट 25 मिनट 8 सेकंड हो गया। नहीं, गोपाल जी शर्मा। हाँ, मेरा समय शुरू